चलो, तो नेक्स्ट समावयवता हम पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म टू टाइप की होती है, एक होती है संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है त्रिविम रसायन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अपनी संरचनात्मक समावयवता जो 5 प्रकार की थी, 5 टाइप के थे, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता। जो सेकंड हेडिंग है समावयवता में, आइसोमेरिज्म में, तो सेकंड जो है अपनी वो कौन सी है? त्रिविम समावयवता। इंग्लिश में कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। तो इस त्रिविम समावयवता के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो त्रिविम समावयवता डिटेल में तो मैंने पहले ही बताया, ये जो अपना 16 चैप्टर है जिसका नाम ही है त्रिविम समावयवता, तो उसके अंदर डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे कि त्रिविम समावयवता होती क्या है। लेकिन हमें यहाँ पे शॉर्ट के अंदर त्रिविम समावयवता पढ़नी है किसके अंदर? उपसदस्य यौगिकों में। और डिटेल से हम पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता किसके अंदर? कार्बनिक यौगिकों के अंदर। दोनों है लगभग सेम ही, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट जो त्रिविम समावयवता के जो भी है वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज में होने वाले हैं? कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिकों के ऊपर अपन देखेंगे। तो हम कार्बनिक यौगिकों के अंदर त्रिविम समावयवता क्या पढ़ने वाले हैं, उसके क्या डोज हैं, कितने प्रकार की होती है, तो उसको मैं शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूंगा। अभी डिटेल से जब 16 चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, तब वहां पे समझाया जाएगा, डेफिनेशन होगा। तो अभी आपको कोई भी डेफिनेशन जो समझाई जा रही है या कुछ डायग्राम वगैरह समझाया जाएगा, तो उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको 16 चैप्टर जब आएगा तब सिस्टमेटिकली वहां पे लिखा जाएगा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना है तो वो सिस्टमेटिकली लिखवा रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले त्रिविम रसायन के बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं पहले समझाऊंगा। उसको नोट्स के रूप में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो प्रिपेयर नोट्स के रूप में करना है वो मैं आपको सिस्टमेटिकली करवा रहा हूँ। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करें त्रिविम समावयवता है क्या। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कितने टाइप्स की होती है, फिर कौन सा टाइप हमारे उपसर्जक यौगिकों के अंदर अप्लाई हो रहा है, उपसर्जक यौगिकों में कहाँ कहाँ तक अप्लाई हो रही है, तो केवल उसी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं त्रिविम समावयवता। देखो, मैंने बताया था समावयवता का मतलब क्या है कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन भौतिक या रासायनिक या दोनों गुणधर्म क्या हो? भिन्न भिन्न हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या बोथ, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी जो हो डिफरेंट हो, तो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ये मस्ट कंडीशन है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कराते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं, आइसोमर्स टू ईच अदर कहलाते हैं। ठीक है, तो और फिर वो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक थी संरचनात्मक और दूसरी के से आ गई त्रिविम। संरचनात्मक में क्या था? अणुसूत्र समान है लेकिन संरचनात्मक सूत्र समान नहीं है। संरचनात्मक सूत्र को हमने शॉर्ट में किससे समझने की कोशिश करी? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो वो कौन से कहलाएंगे? एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। अब बात आती है त्रिविम समावयवी की। त्रिविम समावयवी वो होते हैं जिनका अणुसूत्र भी समान, संरचनात्मक सूत्र भी समान, मतलब कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन अंतर केवल किसका है? यौगिक के अंदर उपस्थित परमाणु या अणु या कोई समूह है, ग्रुप है, या कोई एटम है, या कोई मॉलिक्यूल है, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मतलब उसका त्रिविम विन्यास अगर अलग हो या उसकी आकाशीय व्यवस्था अलग हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी। अब ये आकाशीय व्यवस्था परमाणु की, अणु की या किसी ग्रुप की अलग होने का क्या सेंस है, तो उसको हम किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या देखो, त्रिविम समावयवता हम पढ़ेंगे 2 प्रकार की। देखो, डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी। डेफिनेशन क्या है? उसका रियल मीनिंग अभी जब एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। पहले हम क्या कह रहे हैं? अणुसूत्र समान, संरचनात्मक सूत्र भी समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, बट अंतर क्या है? उनका परमाणुओं का त्रिविम विन्यास जो है या आकाशीय व्यवस्था जो है परमाणु की, अणु के अंदर या यौगिक के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर डिफरेंट इन द मॉलिक्यूल, दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब ये त्रिविम समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा संरूपण समावयवता, संरूपण समावयवता, और एक होती है बेटा विन्यासी समावयवता। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले तो इन दोनों के अंदर अंतर समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। संरूपण समावयवी वो समावयवी होते हैं जो एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं। एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण जो भी समावयवी उत्पन्न हो रहे हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संरूपण समावयवी कहते हैं।
और विन्यासी समायु का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शुभ, वो पेन होंगे, एक वो बॉक्स और पड़ा है, वो भी दे देना, ऐसा 5 का। देखो समरूपण समायु को समझने की कोशिश करते हैं। समरूपण समायु के लिए मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, एथेन का। एथेन आप जानते हो, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH3। अब इसमें 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन, और इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन H H H, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, H H और H, 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई देते। तो ये एथेन का सूत्र हो गया। अब देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, आपको जानते हो कितना है, sp3। इस कार्बन का भी संकरण क्या है बेटा, sp3, ये भी sp3 है, sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताओ इस कार्बन से जुड़े हुए जो भी समूह होंगे उसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय। इस कार्बन की भी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। तो ये तो समझाने के लिए संरचना बना रखी है। रियल में इसकी स्ट्रक्चर, ये कार्बन जो है चतुष्फलकीय रूप में, ये कार्बन भी किस रूप में बेटा, चतुष्फलकीय रूप के अंदर ही है। तो देखो मैं आपको चतुष्फलकीय संरचना क्या होती है वैसे तो आप जानते हो, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ चतुष्फलकीय संरचना होती क्या है, जिसको नहीं पता है फिर भी। चतुष्फलकीय संरचना आप जानते हो, ये इस प्रकार से होती है। ये कार्बन है और इससे जुड़े हुए 4 समूह, माना कि A, B, C और D। ये कहलाती है चतुष्फलकीय संरचना। इसको मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रक्चर जो है आपकी, वो चतुष्फलकीय संरचना कहलाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसे क्या कहा जाता है, चतुष्फलकीय संरचना। बीच में सपोज करो कार्बन है, ये कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है। तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैलेंसी और ये संरचना हो गई चतुष्फलकीय संरचना। जैसे चिड़िया का पंजा, ये चिड़िया की टांग है और ये उसके जो लेग्स वगैरह जो है वो फैले हुए, उसी टाइप से। तो ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कार्बन की स्ट्रक्चर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का यहाँ पे कार्बन कैसा है, चतुष्फलकीय। तो देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो एथेन है उसका रियल में मॉलिक्यूल है कैसा, रियल में मॉलिक्यूल किस प्रकार से है। तो आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। 1, 2, ये देखिए एथेन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये एथेन की संरचना है। अब आप देखो कार्बन की संरचना चतुष्फलकीय, ये बीच में सपोज करो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन की एक संयोजकता 1, 2 और 3। वैसे ये तो पूरा चतुष्फलकीय दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन है, इसकी चतुष्फलकीय संरचना, इससे जुड़े हुए 4 बंद, 1, 2, 3 और एक ये पूरा 4, तो ये चतुष्फलकीय दिख रहा है। अब आप देखो ये एथेन दिख रहा है, ये एक कार्बन हो गया और ये पूरा एक कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन हो गए। और इस 2 कार्बन से जुड़े हुए ये 2 क्या हो गए बेटा, ये इससे जुड़े हुए ये 3 बंद और इससे जुड़े हुए ये 3 बंद। मतलब 3 बंद पर कौन जुड़े हुए, हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़े हुए, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आपको सबको दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3, इधर भी कार्बन 1, 2 और 3। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 के अंदर पढ़ा होगा ये समरूपण समायु के बारे में, कि न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र, सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र। तो मैंने ये कोशिश करी है सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र बनाने की। ये कौन सा सूत्र है, सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र है। किसी भी मॉलिक्यूल के 2 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, 3D अरेंजमेंट होते हैं या 2D अरेंजमेंट होते हैं। तो ये तो 3D अरेंजमेंट है और ये क्या है, सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र में अणु को व्यवस्थित किया गया। अब ये सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र अगर किसी को नहीं आता तो फिर भी मैं 16 चैप्टर जब शुरू करूंगा तब समझाने की कोशिश करूंगा। और सोहर्स क्या होता है, न्यूमान क्या होता है, ये अभी मैं कोशिश करूंगा जब मैं पेन के ऊपर बोर्ड के ऊपर आऊंगा तब कोशिश करूंगा आपको समझाने की शॉर्ट के अंदर। तो देखो ये मैंने बनाया सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र। अब सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रसित होता है, एक होता है सांतरित होता है। ग्रसित का मतलब जब परमाणु एकदम एक दूसरे के पास में, ये एकदम पास में, ये दोनों परमाणु एकदम पास में। अब देखो मैं इसको अगर, अब देखो ये कौन सा बंध है, एकल बंध, सिंगल बंध दिखाई दे रहा है, सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध है। अब इस सिग्मा बंध को एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके अगर दूसरे मॉलिक्यूल को अगर मैं घुमाने की कोशिश करूं तो ये फ्री है। आपको समझ में आ रहा होगा, एक कार्बन को पकड़ लिया, एक कार्बन को इसको पकड़ लिया, दूसरे कार्बन को मैं घुमा रहा हूं। तो घुमाने पर क्या हो रहा है, यहां पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मैंने एक ही कलर वाले लिए, ग्रीन और ग्रीन, सेम हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन नियरेस्ट पोजीशन पर है, मतलब जितना संभव हो सकता है उतना पास में। लेकिन जैसे मैं इस कार्बन को घुमाने की कोशिश करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इससे कहां जाता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा, ये एकदम जस्ट इसके पीछे छुपा हुआ होगा ये वाला बॉन्ड,
और जैसे ही मैं इस एक कार्बन को घुमा रहा हूं तो देखो ये इससे दूर जा रहा है, मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले हाइड्रोजन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो अभी एकदम सबसे ज्यादा पास में, जब सबसे ज्यादा पास में है तो इस रूप को कहते हैं ग्रसित रूप। क्या कहा जाता है, ग्रसित रूप। अब लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा सा दूर जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों के बीच में एंगल बन चुका। अभी देखो कोई एंगल नहीं है, आप यहां से देखो कि ये पीछे वाला छुप जाएगा, कोई एंगल नहीं है, अभी जीरो एंगल है। लेकिन जैसे ही घुमाया तो आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इससे दूर चला गया, जैसे ही दूर चला गया तो यहाँ पे एक बंद के अंदर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी एक बंद के अंदर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल के कारण अणु की ऊर्जा के अंदर परिवर्तन आता है। अणु की ऊर्जा में परिवर्तन आने के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में भी क्या आ सकते हैं, परिवर्तन। तो इसका मतलब एक तो मॉलिक्यूल ये है, और जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, आपको दिखाई दे रहा हो ये पहले वैसा का वैसा मॉलिक्यूल मैंने थोड़ा सा घुमा दिया तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। जैसे डिस्टेंस बढ़ गई तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है या जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसमें चेंजेस आए। उसमें चेंज आने से अब मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल पहले की तुलना में अब क्या हो चुका है, चेंज हो गया। जैसे ही मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल चेंज हो गया यहाँ पे, तो क्या चेंज हो गए उनके, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड जो मैंने घुमाया उसके बाद दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में क्या आ गए, चेंज। और अगर एक ही यौगिक, दोनों का अणुसूत्र तो सेम ही है बेटा, एक ही है अणु, एथेन, ये भी एथेन, बस घुमाया ही तो है, लेकिन दोनों संरचनाओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में क्या आ गए, अंतर। इसका मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है इन दोनों संरचनाओं के, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। अब ये कौन से समावयवी है, ये त्रिविम समावयवी। त्रिविम समावयवी क्यों है कि त्रिविम समावयवी जिसका अणुसूत्र समान है, संरचनात्मक सूत्र समान। संरचनात्मक सूत्र का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब इस कार्बन से ये 4 हाइड्रोजन जैसे जुड़े हुए हैं, ये 2 कार्बन वैसे ही सेम इसी के साथ जुड़े, अपन ने तो किसी को बंध को चेंज तो किया नहीं। तो दोनों का क्या है, त्रिविम समानता समान। त्रिविम समानता का मतलब जिनका अणुसूत्र समान और संरचनात्मक सूत्र भी क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो आकाशीय व्यवस्था क्या हो गई, अलग अलग 3D के अंदर। देखो पहले ये जस्ट एक दूसरे के आमने सामने, अब थोड़ा सा दूर हो गए। तो ये और ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। कौन से समावयवी कहलाएंगे, त्रिविम समावयवी। अब त्रिविम समावयवी 2 प्रकार के, समरूपण और विन्यासी। तो अब ये कौन सा है, समरूपण है या विन्यासी, जो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बेटा ये एग्जाम्पल है किसका, समरूपण समावयवी। समरूपण समावयवी हमेशा किसके कारण उत्पन्न होता है, एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण। ये एकल बंध है बेटा, और इस एकल बंध में मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन है। अब इसको फ्री रोटेशन क्यों करें, क्योंकि बेटा इस बंध को घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 3.1 किलो कैलोरी पर मोल। 1 मोल एथेन के अणुओं को घुमाने के लिए, इस सिंगल बंध को घुमाने के लिए एथेन के अंदर जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 3.1 किलो कैलोरी पर मोल। और ये इतनी कम एनर्जी है कि रूम टेम्परेचर पर अभी अवेलेबल है। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि इस बॉन्ड को क्या कर सके, वो रोटेट कर सके। इसका मतलब मैंने अगर आपको ये मॉलिक्यूल दिया है एथेन का, तो क्या ये इसी रूप में एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये एटमोस्फेयर की, वातावरण की ऊष्मा को अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके किसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा। बेटा बात समझ में आ रही। तो एक से अनेक प्रकार के इसमें क्या बनते जा रहे हैं, इसमें एक से अनेक प्रकार के क्या बनते जा रहे हैं, समावयवी बनते जा रहे हैं। अब देखो मैंने जैसे ही इसको थोड़ा सा भी अगर मैं रोटेट करूंगा, इसको थोड़ा सा भी रोटेट करूंगा तो दोनों के गुणधर्म में कोई ना कोई तो अंतर आएगा, मतलब एक नया समावयवी बनेगा। तो इसका मतलब 360 तक जब मैं इसे पूरा रोटेट कर दूंगा तो कितने समावयवी बनने की संभावना है, अनंत समावयवी। तो एक ही अणु के ये जो संरूपण समावयवी होते हैं वो कितने बनते हैं बेटा, अनंत बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी ये डिटेल जो है संरूपण समावयता वो कहाँ पे है, मैंने पहले ही बता दिया 16 चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत लिंक करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो समावयवी, ये और ये दोनों समावयवी बने कैसे, इस एकल बंध में, सिंगल बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन के कारण जो प्रोड्यूस हुई वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संरूपण समावयवी। इसका मतलब इस सिंगल रोटेशन के कारण, सिंगल रोटेशन को रोटेट करने के लिए, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कहां पे अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं विन्यासी समावयवता की या विन्यासी समावयवी, कॉन्फिगरेशनल समावयवी का क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग, हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आ गई थी। अब देखना बेटा, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ये कौन सा रूप है, जस्ट एक दूसरे के पास पास है, ये दोनों एक दूसरे के सामने, ये दोनों एक दूसरे के सामने, ये वाले दोनों एक दूसरे सामने, समझ आ रहा है। जब सब एक दूसरे के सामने होते हैं तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है, ग्रसित अवस्था। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं किसी एक को, हाँ तो हम किसकी बात कर रहे थे बेटा,
कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जस्ट एक दूसरे के कहाँ है, पीछे है। ये जस्ट एक दूसरे के पीछे है। ये दोनों ब्लू वाले भी एक दूसरे के जस्ट पीछे। आप इमेजिन करो, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को पकड़ करके दूसरे को घुमा रहा हूँ। जैसे सपोज करो मैं आगे वाले कार्बन को, इस कार्बन को पकड़ करके घुमा रहा हूँ, तो देखना ये धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। आपको भी ये पीछे वाला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, पहले एकदम छुपा हुआ है। अब मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये देखो, ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल है बेटा, ये आपको कैसी संरचना दिख रही, त्रिकोणीय संरचना दिख रही, ट्रायंगुलर। तो ये बंद कोण जो होगा, बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा, 120, 120, 120, 120, 120, 120। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी ये मान रहा हूं कि दोनों के बीच में, ये और ये जो वाला है, दोनों ग्रीन, इसके बीच में कोई एंगल है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, एक के पीछे छुपा हुआ है जस्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमाने की कोशिश करो, यहां से यहां तक तो एंगल जो है, यहां से यहां तक जो एंगल है पूरा, वो कितना डिग्री है, 120। अब मैं इसको आधा घुमाऊंगा तो कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो आप देखना ये धीरे धीरे इससे क्या होता जा रहा है, दूर 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 होता जा रहा है। अब ये एंगल जो है एकदम इसके जस्ट बीच में आ गया ये वाला, देखो दिखाई दे रहा है, मतलब कहां पहुंचा दिया मैंने, 60 डिग्री के ऊपर पहुंचा दिया, इसको घुमा लिया। जैसे ही मैंने 60 डिग्री पर घुमाया, तो जितना डिस्टेंस के ऊपर ये वाला एटम जितना डिस्टेंस पर इधर है, और यही वाला एटम उतना ही डिस्टेंस पर इस वाले के पास में, आपको एज्यूम हो रहा होगा दोनों की डिस्टेंस बराबर यहां से, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेट जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, सांतरित कहलाती है। ये अवस्था कैसी कहलाती है, सांतरित। तो ये तो कहलाती है बेटा ग्रसित, जब जस्ट एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हो तो उसे तो क्या कहा जाता है, ग्रसित। और जब एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो तो वो क्या कहलाती है बेटा, सांतरित अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, सांतरित, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ग्रसित क्या होता है, सांतरित क्या होता है। और ये संरूपण समवायी एक दूसरे में कब बनते हैं, जब एकल बंध के बीच में क्या हो, फ्री रोटेशन हो, तब इन समवायों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे अब मैं इसी चीज को बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने एथेन का मॉलिक्यूल लिया था, एथेन एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इसका मैंने बनाया था सोहर सूत्र के अंदर। देखो बेटा ये एक हाइड्रोजन थी, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन कार्बन एकल बंध है, इसके अंदर होता है फ्री रोटेशन करवा सकते हो। एक को पकड़ लिया, दूसरे को घुमा रहे हो, तो दूसरे को घुमाने पर क्या होगा, देखो अब ये कितना डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये 120 है, ये भी 120 है बेटा। वो तो दिखने में दिख रहा है आपको कि ये कम है, ये ज्यादा है, लेकिन है बॉन्ड एंगल कितना, 120, ये भी 120 और ये भी 120, ये भी यहाँ पे 120 है, 120 है, 120 है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 60 डिग्री पे घुमा देता हूँ, 60 डिग्री पे घुमाता हूँ किसी भी एक कार्बन को पकड़ के। अब आप बताओ किसको घुमाए, इसको पकड़ सकते हो और इसको घुमा सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, इसको घुमा सकते हो। जैसे सपोज करो मैं इस कार्बन को पकड़ रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, और घुमा भी किधर रहा हूँ, जैसे सपोज करो या तो घुमाना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सपोज करो मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, कितना डिग्री घुमा रहा हूँ, 60 डिग्री ही घुमा रहा हूँ, 60 डिग्री। अगर मैं 120 घुमाऊंगा तो ये वाली हाइड्रोजन, जैसे सपोज करो मैं ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 120 घुमाऊंगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, अगर 120 घुमाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 120 ही तो है। लेकिन मैं 120 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितना डिग्री घुमा रहा हूं, इसको 60 डिग्री घुमा रहा हूं। तो 60 डिग्री कहां होगा, बीच में, तो मतलब ये वाली हाइड्रोजन नहीं आ जाएगी, तो ये वाली कहां चल जाएगी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120, तो इसका आधा हाफ कितना हो गया, 60 कहीं आ जाएगा। तो ये कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में नीचे लटक जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये वाला 60 जब चलेगा तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी, ये वाला जब 60 चलेगा तो ये वाली हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, और ये वाला जब 60 चलेगा इधर तो ये वाली हाइड्रोजन आ जाएगी। मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और बाकी इसको तो घुमाया नहीं है, तो ऐसा का ऐसा ही है बेटा, ये तो ऐसा का ऐसा ही। तो आप देखो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के जस्ट क्या है, पास पास, तो ये तो कौन सी अवस्था कहलाती है, ग्रसित कहलाता है। ये रूप क्या कहलाता है, ग्रसित रूप, इंग्लिश में कहता है एक्लिप्स, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर या एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और ये कौन सा कहलाएगा, इसमें देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो इसे कहा जाता है सांतरित रूप, सांतरित रूप, इंग्लिश में कहते हैं स्टेगर्ड, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल से, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुणधर्म है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, डिटेल में चर्चा करेंगे। कहां पर करेंगे, लेसन 16 में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं तो एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ त्रिविम समानता क्या होती है। तो त्रिविम समानता सबसे पहले कौन सी समानता है, संरूपण समानता। संरूपण समानता क्या होती है, एकल बंध में मुक्त गुणन के कारण ये जो समावय उत्पन्न हुआ है,
ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी। कौन से समावयवी है, संरूपण समावयवी, क्योंकि एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे कौन से समावयवी, संरूपण समावयवी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट में संरूपण समावयवी किसे कहते हैं। तो एक लाइन में क्या है, एकल बंध में सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन के कारण जो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं उसे कहा जाता है संरूपण समावयवता। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता को समझने के लिए अब देखो, विन्यासी समावयवता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, विन्यासी समावयवता कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। अब देखो यहाँ पे तो था फ्री रोटेशन, संरूपण समावयवता में तो क्या था, फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन। मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न समावयवी क्या कहलाते हैं, संरूपण समावयवी कहलाते हैं। विन्यासी समावयवी क्या होते हैं, जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको एक रूप से दूसरे रूप में, मैंने बताया था एक यहाँ पे बना होता है एथेन, जिसको मैंने 60 डिग्री से घुमाया था तो ये बन गया। एक रूप को दूसरे रूप में चेंज किया मैंने, और चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए इतनी एनर्जी इस रूम में अवेलेबल है कि वो बॉन्ड अपना भी चेंज हो रहा है। तो एक समावयवी दूसरे समावयवी में अपना चेंज हो गया। बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। एथेन के अंदर वो सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए मैंने बताया 3.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। तो इजीली एक रूप दूसरे रूप में चेंज हो गया। इसका मतलब इनको एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। विन्यासी समावयवी क्या होते हैं, ऐसे समावयवी जिसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। इंपॉर्टेंट बात है कि विन्यासी समावयवता या विन्यासी समावयवी बनाने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि संरूपण समावयवी को बनाने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड का रोटेशन कराना होता है, जबकि यहाँ पर होता क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। मतलब एक विन्यासी समावयवी, एक कोई समावयवी है, वो विन्यासी है जिसका दूसरा रूप बनाना है, तो आपको बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा, तभी उसका दूसरा रूप बन सकता है। यहाँ पे हमने बॉन्ड तोड़ा क्या, बॉन्ड को नहीं तोड़ा, एक को पकड़ा और दूसरे को घुमाना शुरू किया। बॉन्ड तोड़ा था क्या हमने, वो जो सिंगल बॉन्ड तोड़ा था क्या, सिंगल बॉन्ड तोड़ा नहीं था, ब्रेक नहीं किया था हमने। सिंगल बॉन्ड को सिंपली क्या किया था, रोटेट किया था, घुमाया था, एक को पकड़ करके दूसरे को रोटेट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा तभी दूसरा समावयवी बन सकता है, अदरवाइज कभी बन ही नहीं सकता। और बॉन्ड को तोड़ना है, इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब एक समावयवी को दूसरे समावयवी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हाई एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे समावयवी एक दूसरे को क्या कहलाते हैं, विन्यासी समावयवी कहलाते हैं। और जिनके लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो तो क्या कहलाते हैं, संरूपण समावयवी। उसका रीजन क्या है, लो एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का रोटेशन है, जबकि फ्री रोटेशन है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं है, यहाँ पे पहले बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने के बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब कैसे होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको विन्यासी समावयवता कहते किसे, शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो ये दो प्रकार की होती है विन्यासी समावयवता। कितने प्रकार की होती है, कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है बेटा प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता दो प्रकार की समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। इंग्लिश में इसे कहेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसे कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो टाइप की समावयवता है। तो विन्यासी समावयवता में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, जबकि यहाँ पर लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा था, बॉन्ड का रोटेशन हो रहा था, बॉन्ड का घूर्णन हो रहा था। तो घूर्णन के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि यहाँ पे एनर्जी हाई अमाउंट में चाहिए। अब कैसे रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता आपने 11वीं के अंदर भी पढ़ी है। ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस का मतलब क्या हो गया, देखना ये कंपाउंड लिया मैंने, जैसे ये कंपाउंड लिया CABCD, मतलब C है कार्बन है, इसकी 4 संयुक्ता है जिससे जुड़े हुए ABCD, या अपन सपोज कर लो ये मान लेते हैं A2 और B2, मतलब 2 A जुड़े और 2 B जुड़े, तो इसको क्या C2 ये सपोज करो। चलो भाई इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। एल्कीन के अंदर एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है AB और इधर भी जुड़ा हुआ है AB। समझने की कोशिश करना ज्यामितीय समावयवता। अब इसके रूप बनाते हैं, ये कार्बन है, एल्कीन है, इसकी
दो संयुक्ता कार्बन की हो रखी, तो इसका मतलब दो संयुक्ता और फ्री, यहाँ पे भी दो रखी, दो संयुक्ता और फ्री। सॉरी। अब बात करते हैं, यहाँ पे ए और बी है, तो मैंने यहाँ पे ए जोड़ दिया, यहाँ पे बी जोड़ दिया, यहाँ पे भी ए और बी जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती थी, ये दो कार्बन है जो डी बंध से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ए बी, और मैंने जोड़ दिया ये बी और ए। अब इसको समझने की कोशिश करना, दोनों का अणुसूत्र समान है, इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, कभी दो कार्बन है, और इस कार्बन से ए बी जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन से ए बी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी ए बी, तो इससे भी ए बी है, तो ए बी जुड़ा हुआ, तो दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों की कनेक्टिविटी समान है। तो अंतर किसका है, अंतर देखो यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूं ए परमाणु और ए परमाणु, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मैं मान लू L1, क्या मान लेता हूं बेटा, L1, तो अब इस वाले सूत्र के अंदर देखो ये ए और इन दोनों के डिस्टेंस जो है इसको मैं मान लेता हूं L2। अब मुझे आप समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, क्या L1 L2 के बराबर है, क्या बेटा L1 L2 के बराबर है, हो ही नहीं सकता। ये डिस्टेंस पास में, ये डिस्टेंस क्या हो गई, दूर हो गई। आप खुद इमेजिन करो ना बेटा, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा ए बी, ए और बी, ये है स्ट्रक्चर और ये सेंटर है बेटा, तो मैंने कहा एक तो ये डिस्टेंस है और एक ये वाली डिस्टेंस है, तो बताओ ये इसको कह दिया मैंने L1, इसको कह दिया L2, तो बताओ कौन सी बड़ी होगी, क्या दोनों इक्वल है, क्या नहीं है, L2 इज ग्रेटर देन L1। तो वैसे ही यहां पे हो रहा है कि ये डिस्टेंस तो हो गई L2 और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई L1। तो जो समान एटम है, सेम ग्रुप जो है, उसकी डिस्टेंस यहाँ पर दोनों में अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इस एटम और इस एटम के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहे होंगे, और यहाँ पे इस सेम एटम के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी लग रहे होंगे, वो क्या इक्वल होंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ही क्या हो गया, सेम हो गया। डिस्टेंस सेम होने से क्या हो गया, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव चेंज हो गया। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव चेंज हो गया तो मतलब इनकी एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई तो मतलब इनके क्या चेंज हो गए, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। और अगर इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान अलग अलग हो गए, एक ही कंपाउंड है, दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है, तो ये दोनों बेटा एक दूसरे के क्या कहलाने वाले हैं, समावयवी। और इस प्रकार डबल बंध में, अब देखो डबल बंध में कोई फ्री रोटेशन नहीं है, मुक्त घूर्णन नहीं, इसको मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर ये सपोज करना बेटा, कोशिश करना समझने की, ये सपोज करो डबल बंध है, मैं इतने पेन ले नहीं पा रहा हूं, तो आप कोशिश करो कि ये डबल बंध है, ठीक है। अब डबल बंध चलो मैं बना ही देता हूं, सिंगल बंध होगा तो रोटेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है, मैं डबल बंध ही बना देता हूं। देखो ये डबल बंध है, इस डबल बंध से ये कार्बन कार्बन डबल बंध है, इससे दो ये बंध जुड़े हुए हैं, एक ये ए जुड़ा हुआ है और ये बी जुड़ा हुआ है, और इसी से ही ये ए और ये बी सेम पेज लिया मैंने, तो सेम सेम है, तो ए और ये सेम इधर है, तो ये क्या हो गए बेटा, बी हो गए। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सिंगल बंध में रोटेशन, तो ये होगा क्या, सिंगल बंध में तो रोटेशन हो रहा था फ्री, लेकिन अब यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन सिंगल बंध में नहीं होगा, तो क्या करोगे आप, अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो पूरा मोलिक्यूल ही घूमेगा ऐसे, समझ में आ रहा है। वहां पे पहले तो सिंगल बंध था, एक को पकड़ लिया दूसरे को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली घूमेगा नहीं, ये एक दूसरे से पकड़े, ये एकदम से ज्वाइंट रहेंगे, तो जब ये नहीं घूमेंगे एक दूसरे से इस तरह से, तो फिर भी अगर आप इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो पूरा घूमेगा। तो अब देखो समान समूह एक दूसरे के पास पास है, तो ये क्या बना, सिस है। अब मैंने इसको रोटेट करने की कोशिश करी, घुमाने की कोशिश करी, तो अभी भी समान समूह एक दूसरे के पास पास, ये कैसे भी देख लो, तो अभी भी कौन सी अवस्था है, सिस। सिस किसे कहते हैं, जब समान समूह एक दूसरे के क्या हो, पास पास। तो यहाँ पे ए और ए पास पास में, बी और बी पास पास में, तो ये कौन सी संरचना हो गई, सिस। यहाँ पे समान समूह एक दूसरे के विपरीत है, ए और ए एक दूसरे के विपरीत है, बी और बी एक दूसरे के विपरीत है, तो ये संरचना कौन सी कहलाती है, ट्रांस कहलाती है। तो इससे, इस संरचना से सिस से मुझे कहा आना है, ट्रांस में आना है। अब ये दोनों एक दूसरे के समावयवी मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, अलग अलग है। दोनों की दूरी अलग अलग होने से, ए और ए की दूरी अलग होने से इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो चेंज हो गए। चेंज होने से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, समावयवी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस समावयवी को इस समावयवी में लाना है,
तो कैसे लाए, जैसे मैंने कह दिया डबल बंद है, इसको पकड़ करके घुमाओ, तो घुमाएंगे तो पूरा मॉलिक्यूल ऐसा का ऐसे ही घूम जाएगा। कहने का मतलब ये पलटी खा जाएगा, और पलटी खा करके क्या संरचना बना देगा, ये पलटी खा करके क्या संरचना बना देगा। आपने इस कार्बन को पकड़ करके घुमाने की कोशिश करी तो हो गई क्या संरचना, ये ए आ जाएगा नीचे, ए आ जाएंगे नीचे, और बी कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये सिस था, तो बताओ ये भी सिस है या नहीं है, समान समूह पास पास में, समान समूह पास पास, सिस का सिस ही बना, ट्रांस नहीं बना। समझ आ रहा है। सिंगल बंद घुमा सकते हो आप चाहो तो यहां से, अगर यहां से सिंगल बंद घुमाने की कोशिश करोगे, मैं केवल एक ही बंद को बनाने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आपके पास ये दो, ये एल्किन दिखाई दे रही होगी, ये डबल बंद है बेटा, ये डबल बंद है, और ये दो ए और बी समूह है, ए और बी, और यहाँ पीछे की तरफ जा रहा है डबल बंद, दिखाई दे रहा है। अब मैंने कहा इसको तो घुमा ही नहीं सकते, इसको घुमाओगे तो ये पूरा पूरा घूम जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये सिंगल बंद से इसको घुमा लो, तो इसको घुमा लो कितना भी, देखो आपको दिख रहा होगा ये घूम रहा है, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो इससे संरचना में कोई चेंज आ रहा है क्या, इससे कोई ट्रांस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मैंने इस मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा दो, अगर ये सिस है तो सिस ही रहने वाला है, ट्रांस में चेंज होने वाला नहीं है। तो मुझे क्या बनाना है, इसका ये समावि बनाना है। तो इस समावि को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बंदों को तोड़ना ही पड़ेगा। अभी देखना, मैं पहले सिस बना लेता हूं और फिर बनाने की कोशिश करते हैं अपन ट्रांस। देखो बेटा ये आपको सिस दिखाई दे रहा होगा, सिस दिखाई दे रहा है, समान समूह समान तरफ। अब मैंने कहा आप कुछ भी घुमा लो तो ये ट्रांस में चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं, इस बंद को तोड़ दूं, यहां से इसको तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, इस बंद को तोड़ देता हूं और इस बंद को तोड़ देता हूं, दोनों बंदों को तोड़ दिया और दोनों को एक दूसरे की जगह चेंज करा देता हूं। तो यहां पे ये लगा हुआ है, अब मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ करके इसको यहां लगा दिया, और यहां पर ये जो समूह लगा था इसको तोड़ करके इसको यहां लगा दिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने अब देखो ये चेंज कर दिया। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पहले पीछे था ब्लू वाला, और ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये सामने था आपके। अब मैंने इनको जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कर दिया पीछे, तो ये कैसे हुए होंगे, यहां से मैंने बंद तोड़ा ही तो होगा, तोड़ने के बाद ही तो लाया होगा। इसका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को ये संरचना बनानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस सी और ए के बीच में बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सी और बी के बीच में बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने पर बाद ए को लगाना पड़ेगा बी की जगह, बी को लगाना पड़ेगा ए की जगह, तभी तो ये बन सकता है। तो सिस से क्या बन गया, ट्रांस बन गया। तो ये एक समावि दूसरे समावि में चेंज हो गया। कब हुआ, जब आपने किसको तोड़ा, इसके बॉन्ड को तोड़ा। यहाँ पर किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे थे, यहाँ पे तो बॉन्ड के अंदर केवल फ्री रोटेशन करा रहे थे, जबकि यहाँ पर आपने बॉन्ड को क्या किया है बेटा, तोड़ा है, ब्रेक किया है। तो बॉन्ड के तोड़ने के कारण जो नए समावि बने हैं तो वो कौन से समावि कहलाते हैं, विन्यासी समावि। अब बॉन्ड को तोड़ा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो जो समावि एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो तो क्या कहलाते हैं, विन्यासी समावि। अब विन्यासी में से भी दो प्रकार की हो गई, ज्यामिति और प्रकाशिक। अब ये ज्यामिति है या प्रकाशिक, तो ज्यामिति समाविता जो होती है वो होती है प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। प्रतिबंधित घूर्णन, यहाँ पे तो था बेटा मुक्त घूर्णन, यहाँ पे ये वर्ड जो काम में लेंगे वो क्या लेंगे, प्रतिबंधित घूर्णन। कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन, देखो पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की ये कार्बन कार्बन सिंगल बंद है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में एथेन का सूत्र है ये, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बंद है वो कौन सा बंद है, एकल बंद है, सिंगल बंद है। तो सिंगल बंद है तो इसके अंदर क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, मुक्त घूर्णन होता है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंद है, तो इससे अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे फ्री रोटेशन के, एक को पकड़ लो दूसरे घुमाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये जो घूर्णन कहलाएगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन, इसे क्या कहेंगे, प्रतिबंधित घूर्णन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब क्या है। कि कार्बन कार्बन डबल बंद कैसा भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने सपोज किया, या सपोज करो मैंने एक संरचना ली, जैसे ये साइक्लिक संरचना। प्रतिबंधित घूर्णन कहीं पे भी हो सकता है। एक तो होता है बेटा कार्बन कार्बन डबल बंद, जहां कहीं कार्बन कार्बन जरूरी नहीं, कार्बन नाइट्रोजन भी हो, तो जब कभी भी डबल बंद होता है तो वहां पे जो होता है घूर्णन वो कैसा होता है, प्रतिबंधित, आप घुमा नहीं सकते। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश करो, जैसे कि आपके पास अगर कोई किताब है, कोशिश करो बुक से, जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये है, आपके पास कोई बुक है, रजिस्टर है, कुछ भी, उसके अंदर ये सिंगल पेन है वो डाल दो, सिंगल पेन अंदर डाल दो और उसको रोटेट करने की कोशिश करो, घुमाने की कोशिश, क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा, क्योंकि ये सिंगल बंद है बेटा, और सिंगल बंद है तो ये रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो, एक तो ये डाल ही दो, एक पेन पे इधर डाल दो, एक दूसरा पेन इधर और डाल दो,
समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा बंद बन गया? डबल बंद हो गया पाई बंद। अब इस कागज को घुमाने की कोशिश करो या रजिस्टर को या जिसको भी है उसको घुमाने की कोशिश, क्या घूमेगा? ये नहीं घूमेगा। तो डबल बंद के कारण बाकी जो भी ग्रुप है वो अब नहीं घूम सकते। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिबंधित घूर्णन कहलाएगा। बेटा इस कागज की ये स्थिति है, मैंने कह दिया अगर ये इस कंडीशन में आपके जस्ट सामने और अंदर डाल दिया मैंने, तो ये घूमेगा नहीं घूमेगा? घूमेगा। ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। ये तो बोर्ड ऐसा का ऐसा ही यहीं पे, लेकिन ये अलग अलग एंगल में आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग त्रिविन्यास दिखाई दे रहे हैं इसके। आई होप समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने 2 पेन डाल दिए, ऐसे 2 पेन अलग अलग जगह डाल दिए दूरी पर कुछ, और मैं कह रहा हूँ अब इसको घुमाओ कागज को, घूमेगा क्या? ये हमेशा आपको ऐसे ही दिखेगा। आप इसे पलटी करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। बस ये ऐसी कंडीशन आ सकती है और बाकी कोई त्रिविन्यास अब इसका नहीं आ सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कुछ को समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं कह रहा हूं कि ये सपोज करो ये एक चक्रीय संरचना है। मैंने कहा ये एक कार्बन है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 2, 1 और 2। तो मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग समूह है, 2 अलग अलग समूह है। यहाँ पर भी 2 संयोजकता और है। मैं केवल 2 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पर ए जुड़ा है, यहाँ पर बी जुड़ा है, यहाँ पर ए जुड़ा है, यहाँ पर बी जुड़ा है। समान समूह एक दूसरे के पास पास है। पहले देखो ये त्रिविम समावय है या नहीं है। त्रिविम समावता के लिए शर्त क्या है कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। तो प्रतिबंधित घूर्णन है या नहीं है? तो देखो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूं बेटा, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बना दिया। अब क्या मैं अगर इस ट्राइंगल को पकड़ करके, इस ट्राइंगल को पकड़ करके अगर घुमाऊं, केवल इस बंद को, एक को पकड़ कर, इस वाले बंद को अगर पकड़ करके घुमाने की कोशिश करूं तो क्या घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा? घूमेगा तो पूरा ट्राइंगल ही घूमेगा बेटा। किसी भी एक कोने को अगर पकड़ लिया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा? नहीं घूमेगा, घूमेगा ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, और मैं कह रहा हूं यहाँ पर ऊपर की तरफ एक समूह जुड़ा हुआ है और नीचे कोई एक समूह जुड़ा हुआ है। इसको नाम दे दिया ए, इसको क्या नाम दे दिया? बी। समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर भी ऊपर है ए और नीचे कौन है? बी। तो ये ऊपर की तरफ ए जो जा रहा है, ये समझ में आ गया होगा ट्राइंगल का मतलब। तो दोनों ए ऊपर है और बी कहाँ है? नीचे। तो समान समूह ए की तरफ और समान समूह बी भी ए की तरफ। तो ये कौन सी संरचना हो गई? सिस। अब दूसरी संरचना कौन सी हो सकती है? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या हो गया कि ए और बी एक दूसरे की जस्ट क्या हो? अपोजिट। जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है, ए अगर यहाँ पे ऊपर है तो बी का, यहाँ पर ए जो है इस वाले कार्बन पर ए का होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। ये ए और ये ए, तो ए और ए एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। और अगर यहां बी होगा तो फिर बी यहां होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? बी और बी एक दूसरे के अपोजिट। तो वो संरचना क्या कहलाती है? ट्रांस कहलाती है। तो मेरे को कोशिश करो, मेरे को अब संरचना ट्रांस बनाना है। ये तो क्या सिर्फ ट्रांस बनाना है। ट्रांस बनाना है तो इस ए को लाना है नीचे और बी को लाना है ऊपर, तभी बनेगा। ए जैसे ही नीचे आ जाएगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए ट्रांस। अरे हो गए नहीं हो गए बेटा? तो क्या मैं इसको घुमा करके ला सकता हूँ क्या? मैंने कहा ए और ए दोनों ऊपर है। अभी इस वाली संरचना की बात करते हैं वापस। ए और ए दोनों ऊपर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको घुमाना, तो घुमाऊंगा, अगर इसको घुमाऊंगा इसको तो पूरा ही घूमेगा ये। तो दोनों ए का आ जाएंगे नीचे और दोनों बी का चले जाएंगे फिर वापस ऊपर। तो वापस सिस का सिस ही बना। समझ में आ रहा है? ट्रांस नहीं बन सकता। तो मुझे अगर इस संरचना का अगर ट्रांस बनाना तो मतलब यहाँ पे भी प्रतिबंधित घूर्णन है। मैं चाहूँ केवल इस ए के ऊपर, ए है ये बी है, इस ए को नीचे ले आओ, केवल इसको घुमा दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या केवल इस अकेले को घुमाना? इसको अगर घुमाने की कोशिश करूंगा तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा। तो यहाँ पे भी कौन सा घूर्णन है? प्रतिबंधित घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ उपस्थित होता है? या डबल बंद होता है या फिर चक्रीय संरचना होती है, तो वहां पे क्या पाया जाता है? प्रतिबंधित घूर्णन। तो त्रिविम समावता की, सॉरी, ज्यामितीय समावता के लिए पहली शर्त है कि अणु के अंदर प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। और प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ देखना है? या तो डबल बंद होना चाहिए या फिर कैसी संरचना होनी चाहिए? चक्रीय। दूसरी कंडीशन है जहां पर प्रतिबंधित घूर्णन है। प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ है बेटा? इस कार्बन कार्बन डबल बंद के बीच में। ये है प्रतिबंधित घूर्णन वाली जगह। आपको समझ आ रहा हो? अब इससे जुड़ी भी 2 संयोजकता है, इससे जुड़ी हुई 2 संयोजकता है। दूसरी कंडीशन क्या है ज्यामितीय समावता के लिए कि यहाँ पर जुड़ा हुआ समूह, यहाँ पर जुड़ा हुआ समूह दोनों अलग होना चाहिए। अगर ये ए है तो ये क्या होना चाहिए? बी। ये अगर ए है तो ये ए नहीं हो सकता, दोनों ए नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। यहाँ पर इस प्रतिबंधित घूर्णन युक्त जो कार्बन है, प्रतिबंधित घूर्णन युक्त कार्बन 2 है यहाँ पे, ये वाला भी ये वाला भी। तो इस प्रतिबंधित घूर्णन युक्त कार्बन के ऊपर उपस्थित जो समूह है वो अलग अलग होने चाहिए। इस पर भी जुड़े हुए समूह जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, ए और बी। समझ में आ रहा? तो मेरे को थोड़ा सा एक एग्जांपल दो, कौन कौन ज्यामितीय समावता प्रदर्शित कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे C डबल बॉन्ड C ए बी, C डबल बॉन्ड C B C
सी ए, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी, बी और बी, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी डी, सी डबल बॉन्ड सी, सी हटा देते हैं, ई एफ ए और ए। अब मेरे को ये बताओ कौन ज्यामितीय समानता प्रदर्शित कर सकता है? तो सबके अंदर डबल बंद है मतलब प्रतिबंधित घूर्णन सब में है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रतिबंधित घूर्णन जहां से है वहां पर दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी जो समूह जुड़े हुए दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग, इधर अलग होने चाहिए और इधर अलग होने चाहिए, मतलब ये दोनों अलग होने चाहिए और ये दोनों अलग होने चाहिए। ये समान हो भी सकता है कि इधर ए बी है तो इधर भी ए बी है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जुड़े हुए समूह अलग होने चाहिए, या ए है तो फिर बी होना चाहिए। अगर ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता। अगर बी है, दोनों समान है तो फिर ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ये प्रतिबंधित घूर्णन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ ए, यहाँ पे जुड़ा हुआ बी, यहाँ पे ए और बी, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये क्या दे सकता है? ज्यामितीय समानता देगा। क्या ये देगा कि ज्यामितीय समानता? बताओ, ये बी और सी अलग है, यहां से तो दे सकता है। सी और ए ये भी अलग अलग है और प्रतिबंधित घूर्णन भी है, मतलब ये देगा। और क्या ये एल की ज्यामितीय समानता देगी? तो चेक करो, क्या ये अलग समूह है? ए और बी अलग समूह है, तो इधर से तो दे सकता है। इधर क्या है? बी और पी दोनों समान समूह आ गए, इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूलर ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ, यहां से ये है ए, ये है बी, तो यहां से तो देगा। यहाँ है सी, यहाँ है डी, तो ये अलग है, ये भी अलग है, तो ये ज्यामितीय समानता देगा। अब ये चारों ही समूह अलग हो गए, ए बी सी और डी। तो अब ऐसा नहीं कि सर ये सिस और ट्रांस कैसे देखेंगे, तो इसका नियम अलग है, कैसे देखा जाता है वो बाद में सीखेंगे। मतलब शर्त समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो शर्त ये है प्रतिबंधित घूर्णन है कि है, क्या इससे जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग है कि हाँ ए और बी अलग अलग है, क्या इससे जुड़े हुए भी समूह अलग है क्या सी और डी के हाँ अलग अलग है, इसका मतलब ये ज्यामितीय समानता देगा। समझ में आ गया? अब बताओ इसके अंदर ये ज्यामितीय समानता देगा क्या? ये ई जुड़ा हुआ और ये एफ जुड़ा हुआ, इधर से दे सकता है, इधर देखो ए और इधर भी ए, मतलब ये नहीं देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यामितीय समानता कौन देता है और कौन नहीं देता है। ठीक है, तो ज्यामितीय समानता अपनी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि ज्यामितीय समानता क्या है। तो ज्यामितीय समय, एक समय को दूसरे समय में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? ये बंध तोड़ना पड़ रहा है। ये बंध तोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण जो समय उत्पन्न होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विन्यासी। अब ये किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। और प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ये विन्यासी समावी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे विन्यासी समावी जो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावी कहलाते हैं। ज्यामितीय समावी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस। सिस किससे कहते हैं? जब समान समूह एक दूसरे के पास में हो तो उसे कहा जाता है सिस, और समान समूह एक दूसरे के बेटा विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस कहा जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना कंप्लीट हो गया ज्यामितीय समानता। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो प्रकाशित समानता, इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर अपन शुरू करते हैं। कौन सी समानता? प्रकाशित समानता। तो अपनी संरूपण समानता क्या होती है? एकल बंध में मुक्त घूर्णन के कारण। ज्यामितीय समानता क्या होती है? ज्यामितीय समानता प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न समावी क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावी। और इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि ये भी विन्यासी समावी का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंधित घूर्णन नहीं होगा, यहाँ पे अलग ही कॉन्सेप्ट होगा। तो इसकी अपन बात करेंगे प्रकाशित समानता। तो नेक्स्ट हेडिंग जो समझाने के लिए है वो क्या है? प्रकाशित समानता। आपको कुछ भी नोट नहीं करना है इसमें से, सिस्टमेटिकली इस चैप्टर के अंदर कहाँ से क्या नोट करना है वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन ये समझते हैं कि ये सब मीनिंग क्या है समानता, त्रिविम समानता। तो पहले मैं ये समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग समझने का है उसका नाम क्या है? प्रकाशित समानता। ठीक है।